इंसान का सबसे बढ़िया भाव होता है कौतुक का भाव, कुछ खोज लेने का, कुछ जान लेने का भाव। बचपन में मुहावरा सुना था, माली हालत ठीक होना या ना होना। इसके कुछ बरस बाद जब दुनिया के नक्शे पर पहली बार माली नाम का एक देश देखा तो हम चिहुक से उठे थे। आज की खबर उसी माली से है और अफसोस की अच्छी खबर नहीं है। पश्चिमी अफ्रीकी देश है माली। यहाँ पर 3 भारतीय नागरिकों को किडनैप कर लिया गया है। 1 जुलाई को माली के कायस इलाके की एक सीमेंट फैक्ट्री पर आतंकवादियों ने हमला किया। कुछ हथियारबंद आतंकी फैक्ट्री के अंदर घुसे और भारतीय कर्मचारियों को जबरदस्ती उठा ले गए, बंधक बना लिया। भारत सरकार ने हरकत की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया, माली प्रशासन से बंधकों को जल्द रिहा करने की अपील की। और बयान में क्या कहा? वरिष्ठ अधिकारी हालात पर लगातार नजर रखे हैं, हर स्तर पर कोशिशें जारी हैं ताकि बंधकों को सुरक्षित और जल्द रिहा कराया जाए। राजधानी बामाको में भारतीय दूतावास सक्रिय है। फैक्ट्री प्रशासन और लोकल पुलिस से लगातार संपर्क में है। बंधकों के परिवारों से भी बात हो रही है। यह तो दूतावास का बयान हो गया। अब आपके मन में आ रही होंगी उत्सुकताएं कि ये माली नाम का देश है कहाँ, यहाँ भारतीय क्या करने जाते हैं, किस तरह का कारोबार होता है। अलकायदा का सरगना ओसामा बिन लादेन तो मर गया था, तो ये इसके अलग अलग गुटों की क्या कहानी है और माली के इस गुट ने सीमेंट फैक्ट्री पे हमला क्यों किया और सिर्फ भारतीयों को ही बंधक बनाया क्या? अब भारत की सरकार इन नागरिकों को कैसे वहां से छुड़वाएगी? आज के दुनियादारी में हम इन सब सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और ये भी बताएंगे कि क्यों भारतीय दूतावास ने सभी भारतीयों से जो माली में रह रहे हैं अलर्ट रहने को कहा है। दुनिया भर में जंग चल रही है, उसके अलर्ट बताएंगे। प्रधानमंत्री के घाना दौरे का भी जिक्र करेंगे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University, New India Assurance and Hire. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. सबसे पहले करते हैं नक्शेबाजी। माली पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है जो पूरी तरह लैंडलॉक्ड है, यानी चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ। उत्तर में अल्जीरिया है, पूरब में नाइजर और बुर्किना फासो, दक्षिण में कोट डिवोर और गिनी और पश्चिम में सेनेगल और मॉरिटानिया। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। नक्शे से आगे भी माली में बहुत कुछ है, या यूं कहें हुआ करता था। एक नाम है टिम्बकटू। क्या आपने कभी सुना है? मधुबाला और किशोर कुमार की एक फिल्म है झुमरू। एक गाना था उसमें, गे 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 गेली जरा टिम्बकटू। मजाकिया गाना, हंसी ठिठोली वाला, और यहीं से टिम्बकटू बन गया मजाक का हिस्सा। कभी चुटकुले में आया, कभी किसी फिल्म के डायलॉग में। मसलन गोविंदा की फिल्म भाग्यवान में एक गाना आया, अक्कड़ बक्कड़ टिम्बकटू, यू लव मी एंड आई लव यू। कई बार टिम्बकटू शब्द का इस्तेमाल किसी दूर दराज की जगह के लिए भी किया गया, यानी ऐसी जगह जो पहुंच से बाहर हो। पर एक वक्त पर यहां पहुंचना आसान था। 14वीं सदी के दौरान इसका जलवा था। तब ये अरब और अफ्रीकी कारोबार का ठिकाना था, इस्लामी ज्ञान का केंद्र। तब माली के एक सम्राट हुआ करते थे, उनका नाम था मंसा मूसा। इनको इतिहास के सबसे अमीर इंसानों में गिना जाता है। इसकी वजह थी माली की जमीन में छिपा सोना। उसी दौर में एक दफे मूसा हज पर निकले। हजारों लोगों का काफिला था, सैकड़ों ऊंट। अपने साथ करीब 18 टन सोना लेकर चले। रास्ते में जहां रुकते सोना बांटते। मिस्र, जिसे अंग्रेजी में इजिप्ट कहते हैं, उसके काहिरा में, इसको अंग्रेजी में कैरो कहते हैं, इतना सोना बांटा कि शहर की इकोनॉमी हिल गई। यानी एक वक्त था जब माली का नाम सोने जैसा चमकता था। आज वही माली अपनी संकट की स्थिति में है। माली हालत इसकी खराब है। इस वक्त सेना का शासन है वहां पर। देश में लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में सेना ने 2 बार तख्ता पलट किया और सत्ता अपने हाथ में ले ली। इसी दौरान फ्रांस और बाकी यूरोपीय देशों से उसका रिश्ता भी बिगड़ा। सुरक्षा के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिल रहा था वो भी कम होता चला गया। अब माली की फौज अकेले जूझ रही है। पिछले 10 साल से अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, अलगाववादी गुट और अपराधी गिरोहों के हमले भी बढ़ते गए हैं। 1 जुलाई को भी ऐसा ही कुछ हुआ। पश्चिमी माली में सुबह सुबह हलचल मची। 7 शहरों में फौजी ठिकानों पर एक साथ हमले हुए। हमले इतने संगठित कि कई जगहों पर धमाके और गोलीबारी एक ही वक्त पर शुरू हुई। माली के पश्चिमी शहर कायस से एक शख्स ने एएफपी को बताया, हम सोकर उठे तो दहशत फैली थी, फायरिंग हो रही थी। हमने देखा कि गवर्नर के घर की तरफ धुआं उठ रहा है।
कुछ लोगों ने घरों में छिपकर जान बचाई। एक लोकल नेता ने फेसबुक पर लिखा कि नियोरो, सांडारे और गोगोई इलाकों में लोग सदमे में हैं। इन हमलों की जिम्मेदारी ली है JNIM ने। JNIM यानी जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुसलमीन। ये अलकायदा से जुड़ा एक आतंकी संगठन है। लेकिन JNIM के हमलों की कहानी हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इन हमलों की टाइमिंग और लोकेशन का तार भारतीयों के अगवा किए जाने से जुड़ा है। JNIM ने 1 जुलाई को जिन इलाकों में हमला किया उनमें कायेस भी शामिल है। यहीं से भारतीय अगवा किए गए। लेकिन JNIM ने अभी फैक्ट्री पर हुए हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। माली की फौज ने बयान दिया कि ये कोऑर्डिनेटेड अटैक्स थे, यानी सटीक योजना के साथ किए गए थे। सेना के प्रवक्ता कर्नल सुलेमान डेम्बेले ने टीवी पर कहा, दुश्मन को भारी नुकसान हुआ। कई जगहों पर सेना ने हथियार, गाड़ियां और मोटरसाइकिल जब्त की। 80 से ज़्यादा आतंकवादी न्यूट्रलाइज कर दिए गए, यानी मार दिए गए। उसी के लिए ये शब्द चलता है। L'ennemi a subi d'importantes pertes. दुश्मनों ने जहां जहां भी सुरक्षा बलों पर हमला किया है वहां उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक 80 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया है और जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। Récupération de véritables arsenals de guerre. Life can throw yonkers too. Don't get bowled over. Get insured with Rasta Apatti Kavach policy. Visit our website to know more. लेकिन JNIM का दावा अलग है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसने कहा कि 3 फौजी बैरकों और दर्जनों चेक पोस्ट पर JNIM ने कब्जा कर लिया है। सेना ने अभी तक इस दावे का प्रतिवाद या पुष्टि नहीं की है। 1 जुलाई का यह हमला माली में 1 महीने में तीसरा बड़ा हमला था। इसके पहले 2 जून को टिम्बकटू में सेना के एयरबेस और एयरपोर्ट पर हमला हुआ था। उसके बाद सेंट्रल माली में एक हमला हुआ जिसमें 30 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। JNIM की कहानी क्या है जानते हैं, लेकिन इसके पहले माली में आतंक की पैठ कैसी हुई। 1898 से 1960 तक माली था फ्रेंच सूडान। ये उसका तब का नाम था। नाम से जाहिर है कि ये फ्रांस की कॉलोनी थी। 1960 में इसको आज़ादी मिली, फिर नाम रखा गया माली। यहाँ पर चीन जैसा सिस्टम बना, एक पार्टी का राज, लेकिन ज़्यादा दिन चल नहीं पाया। 1968 में पहला तख्ता पलट हुआ। सेना ने चुनी सरकार गिराई। लेफ्टिनेंट मूसा ट्राओरे ने सत्ता हथियाई। ये तानाशाही 23 वर्ष तक चली। 1991 में फिर सेना ने तख्ता पलट किया। मूसा ट्राओरे हटा दिए गए। इसके बाद आया लोकतंत्र। 1992 में पहली बार चुनाव हुए। एक नई शुरुआत। करीब 20 साल तक ये लोकतांत्रिक सिलसिला चला। फिर 2012 में सब कुछ बिखर गया और इसकी एक वजह लीबिया। आप कहेंगे लीबिया क्यों? लीबिया में उस वक्त मुअम्मर गद्दाफी का राज था। तानाशाही के खिलाफ 2011 में सिविल वॉर शुरू हो चुका था। इस लड़ाई में माली के लड़ाके भी गए। गद्दाफी मारा गया, लड़ाई खत्म हुई। फिर माली के लड़ाके लौट आए और अपने साथ लाए हथियार और उबार। इनकी वापसी के बाद माली में अलग अलग मिलिशिया बनी, अराजकता फैली। इस माहौल का फायदा उठाया तुआरेग जनजाति के लड़ाकों ने। तुआरेग पहले भी समय समय पर हिंसा में लिप्त रहे हैं। जनवरी 2012 में तुआरेग विद्रोही बोले, उत्तरी माली अब हमारा है, हम नया देश बनाएंगे। सरकार रोक नहीं पाई। देखते ही देखते मार्च 2012 में फिर सेना ने इन्हीं सब वजहों को देखकर सरकार को नाकाम बताते हुए तख्ता पलट कर दिया और राष्ट्रपति को हटा दिया। लेकिन इस तख्ता पलट के बाद माली में दोहरी मार शुरू हो गई। एक तरफ गृह युद्ध, दूसरी तरफ आतंकी हमले। अलकायदा जैसे संगठन पैठ बनाने लगे और इसके लिए राजनीतिक अस्थिरता जरूरी थी। पड़ोसी देशों ने भी इस मामले में दखल दिया। सेना ने मजबूरी में सत्ता सिविलियन सरकार को एक बार फिर से दी, पर हालात नहीं सुधरे। माली की सबसे बड़ी गलती, देश के एक हिस्से पर सारा ध्यान, और वो हिस्सा था दक्षिणी पश्चिमी माली। यहाँ सोने की खदानें और कपास पाया जाता है। इस रवैये से देश का बाकी हिस्सा उपेक्षित महसूस करने लगा और यही उपेक्षा बारूद बन गई सिविल अनरेस्ट के लिए। इस्लामिक कट्टरपंथियों को इन्हीं वजहों से ताकत मिली। उन्होंने तुआरेग अलगाववादियों के साथ हाथ मिलाया और उत्तरी माली का बड़ा हिस्सा उनके कब्जे। अलग अलग कबीले और जनजातियां थी। इन्होंने सबके साथ समझौते किए। कभी पंचायत में बैठते, उनके पुराने रिवाजों को अपनाते, फिर कभी उन्हें कबीलों पर टैक्स लगा देते और कभी उनसे ही मदद लेते। कानून व्यवस्था, इंसाफ, ये सब जिहादी गुट देने लगे, कम से कम दिखावे का ही सही। माली की सरकार अकेले इनसे निपटने की स्थिति में नहीं थी। ऐसे में उन्होंने माली के पुराने मालिक फ्रांस से मदद मांगी। फ्रांस ने माली की मदद के लिए अपनी सेना भेजी। संयुक्त राष्ट्र ने भी अपनी पीस कीपिंग फोर्स को माली भेजा। इन्होंने कई अहम शहरों को लड़ाकों के कब्जे से निकाला। चाड और अफ्रीकी देशों की सेनाएं भी
भी आईं। खुली लड़ाई में जिहादी हारे, शहरों से भागे, गांव के डाल टिम्बकटू जैसे शहर इनसे वापस लिए गए। पर यह हार आखिरी नहीं थी। कुछ वक्त बाद जिहादी फिर गाँव में लौटे, अचानक आते, टैक्स वसूलते और गायब हो जाते, यानी सेमी टेरिटोरियल कंट्रोल और गुरिल्ला वॉर। 2017 आते आते इन बिखरे गुटों ने गठबंधन बना लिया और तब जाकर बना जमात नुसरत उल इस्लाम वल मुसलमीन, संक्षेप में JNIM। 4 गुट थे अहम: अंसार दिन, अलकायदा इन इस्लामिक मगरिब यानी AQIM, अल मुराबितून और मसीना लिबरेशन फ्रंट। लीडर बना इयाद अग गाली। JNIM का अब भी वही ढांचा है, जहां जहां फौज नहीं पहुंचती वहां ये पहुंचते हैं, टैक्स वसूलते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, भर्ती करते हैं और एक पारंपरिक के इतर पैरेलल सरकार चलाते हैं। जिन इलाकों पर JNIM का कब्जा है वहाँ सलाफी तर्ज पर शासन चलता है, शरिया कानून चलता है और कड़े उसूल लागू किए जाते हैं। सख्त किस्म की पाबंदियाँ, स्कूल बंद, संगीत पर रोक, जुलूस त्योहार आदि मना, औरतों के कपड़े तय, सोशल जिंदगी पर लगाम। आप किसी भी कट्टरपंथी संगठन से इसी तरह की उम्मीद कर सकते हैं, खासतौर पर तब जब वो आतंकी संगठन भी हो और सत्ता उनके हाथ में हो। इसकी वजह क्या रही? दरअसल 2020 के बाद से लगातार माली में फौज का कब्जा रहा और तख्ता पलटों का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। 2020 में एक दफा तख्ता पलट हुआ, 2021 में दूसरी दफा, और इन दोनों की अगुवाई की कर्नल आसमी गोइता ने। उस वक्त जनता ने इसका स्वागत किया, उम्मीद की कि अब शांति आएगी, मिलिशिया और जिहादी हमलों से निजात मिलेगा, अर्थव्यवस्था सुधरेगी। गोइता ने वादा किया कि चुनाव भी होंगे और इसके लिए तारीख तय की गई 4 फरवरी 2024। लेकिन जैसे तारीख नजदीक आई, ये फौजी सरकार बोली तकनीकी दिक्कतें हैं। गोइता ने चुनाव टाल दिए, नई तारीख भी नहीं बताई। इसके बाद अप्रैल 2024 में एक और फैसला आया। फौजी सरकार के मंत्रियों ने सुझाव दिया कि गोइता 2030 तक राष्ट्रपति बने रहे, यानी जो चुनाव का वादा कर रहा था वो खुद तानाशाह बन गया। 5 साल का एक्सटेंशन ले लिया। इस बीच फ्रांस भी अपनी बैरकों में वापस लौट गया। फ्रेंच फौज जिहादियों से लड़ रही थी, संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना भी मौजूद थी, लेकिन एक एक कर सबने माली छोड़ दिया। अब कोई बाहरी ताकत नहीं थी जो बीच में पड़ पाए। इस इलाके कई देशों में फौजी हुकूमत आ चुकी है। बुर्किना फासो, नाइजर, माली, तीनों में सेना का राज है और तीनों में ही जिहादी हमलों में इजाफा हुआ है। मई 2025 में माली की फौजी हुकूमत ने एक फरमान जारी किया, देश की सभी राजनीतिक पार्टियों और संगठन को बंद कर दिया, रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी। इस ऐलान से कुछ हफ्ते पहले राजधानी बामाको की सड़कों से लोग उठाए जा रहे थे जो लोकतंत्र के पक्ष में नारे लगा रहे थे। फिलहाल फौज की पकड़ कमज़ोर है। इन सब सख्तियों के बावजूद अफसरशाही बिखरी हुई है और गांव कस्बों में लोगों की जान की हिफाजत अब खुद उनके भरोसे है। JNIM जैसे संगठन इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं। एक ही रणनीति है, सरहदी इलाकों को निशाना बनाओ, स्थानीय प्रशासन को पंगु करो और धीमे धीमे पूरे इलाके पर दबदबा कायम करो। और इसी कड़ी का एक हिस्सा था 1 जुलाई का हमला, जिसमें 3 भारतीयों को अगवा किया गया। हमने जानकारों से इस सिलसिले में बात की, सुनिए उनकी राय। बहुत सारे छोटे छोटे सिसेशनिस्ट ग्रुप्स भी है और बहुत सारे छोटे छोटे, इट्स अ मिक्स ऑफ लॉट ऑफ टेररिज्म ग्रुप्स, सिसेशनिस्ट ग्रुप्स, तो कोई भी हो सकता है। लेकिन अभी तक की सस्पिशन है कि वो JNIM का काम है। अफ्रीका में, माली में जो इंडियन पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम मात्रा में है और वो काफी हद तक कम, अगर आप चाइना या फ्रांस, इन 2 कंट्री के साथ, फ्रांस का पॉपुलेशन कम हो रहा है लेकिन फिर भी अभी भी इंडियंस से ज्यादा है। और इंडियंस जो है वो कोई मतलब कोई मालिक से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो 3 लोगों का अपहरण हुआ है, किडनैप हुआ है, ये तीनों एक सीमेंट फैक्ट्री के मामूली एम्प्लॉइज थे। तो इन तीनों अगर इनको बहुत बड़ा रैंसम ही चाहिए होगा तो मुझे लगता है ये बहुत सिंपली एक रैंसम का केस है, जहां पर ये लोग अपना टेररिस्ट नेटवर्क को फंड करने के लिए इनको कुछ पैसे चाहिए थे, जो सबसे आसान मिला। सामने वो 3 मतलब सिचुएशन, बैड टाइम इन दी बैड प्लेस थे, तो उनका किडनैप हो गया। इसमें कोई अलग से इंडिया एंगल नहीं है। बड़ी खबर यहीं तक। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा से जुड़ी है। ये सुर्खी 2 जुलाई को PM अफ्रीकी देश घाना पहुंचे। देश के सर्वोच्च सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से उन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा दोनों देशों ने 4 अलग अलग समझौतों पर दस्तखत किए। पहला, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पर्यटन को बढ़ावा देना। दूसरा, प्रोडक्ट और सर्विस के लिए गुणवत्ता नियम तय करना। तीसरा, पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र में दोनों देश एक्सपर्ट्स की ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस साझा करेंगे। और चौथा, हाई लेवल मीटिंग और बायलैटरल कॉर्पोरेशन की समीक्षा होगी। PM ने घाना की संसद को संबोधित किया और कहा कि भारत का मकसद केवल निवेश नहीं बल्कि अफ्रीका को सशक्त बनाना है। इसके बाद PM कैरेबियन देश त्रिनिदाद एंड टोबैगो के लिए रवाना हुए।
आगे वो 3 और देशों की यात्रा पर जाएंगे, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया। हम पहले भी बता चुके हैं, पिछले 10 बरस में ये उनकी सबसे लंबी विदेश यात्रा है। इसके अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगली सुर्खी, भारत और अमेरिका के बीच अगले 10 बरस के लिए डिफेंस पार्टनरशिप पर सहमति बन गई है। आने वाले दिनों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा सचिव, वहां पर मंत्री को सचिव, सेक्रेटरी बोलते हैं, पीट हेग्सेथ इस डील पर दस्तखत करेंगे। हालांकि दोनों के बीच मीटिंग कब होगी इसे लेकर अभी टाइमलाइन सामने नहीं आई है। तो फिर हम आपको ये खबर किस हवाले से बता रहे हैं। दरअसल 1 जुलाई को फोन पर बातचीत में दोनों नेताओं ने डील पर हामी भरी। इस बात की पुष्टि खुद अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन के प्रवक्ता ने की। अमेरिकी रक्षा मंत्री, जिनको हम रक्षा सचिव भी कहते हैं, डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ, उनका कहना है कि दक्षिणी एशिया में अमेरिका के लिए भारत अहम साझेदार है। इसी दिन रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने विदेश मंत्री जयशंकर से भी मुलाकात की थी। सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स के बाद उन्होंने एक वीडियो शेयर कर लिखा कि दोनों देश एशिया प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील से भी जुड़ी एक खबर है। इंडिया टुडे से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि दोनों देशों में डील पर बात बन गई है, सारी शर्तों पर सहमति हो चुकी है, अब बस ऐलान बाकी है। ये 8 जुलाई से पहले हो सकता है। इसके पहले कई मुद्दों पर दोनों तरफ से खींचतान थी। अगली सुर्खी, रूस यूक्रेन जंग में रूस की मदद के लिए उत्तरी कोरिया अपने सैनिक भेजने की तैयारी कर रहा है। CNN ने यूक्रेनी अधिकारियों की खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये जानकारी दावा, लगभग 25 से 30 हज़ार सैनिक भेजे जाएंगे। यूक्रेनी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ये सैनिक अगले कुछ महीनों में रूस पहुंच सकते हैं। मुमकिन है उन्हें रूसी सेना के साथ मिलकर यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में तैनात किया जाएगा। रूस उन्हें हथियार, गोला बारूद मुहैया कराएगा। रूसी सैन्य विमान इन सैनिकों को लाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा CNN को मिली सैटेलाइट तस्वीरों में रूस उत्तर कोरिया के बीच जहाज और कार्गो विमान की गतिविधियां भी देखी गई। पश्चिमी खुफिया इंटेलिजेंस अधिकारी ने भी इस सैनिक तैनात किए जाने के अभियान की पुष्टि की। दावा, उत्तरी कोरिया 30 हज़ार सैनिक रूस भेजने वाला है। 2024 में उत्तरी कोरिया ने रूस को गुप्त रूप से 11 हज़ार सैनिक भेजे थे। पश्चिमी इंटेलिजेंस के मुताबिक इनमें 4 हज़ार या तो मारे जा चुके हैं या घायल हैं। 2024 में रूस और उत्तरी कोरिया के बीच डिफेंस डील भी साइन हुई थी, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे को सैन्य मदद का वादा किया था। आज की दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।